Hello everyone. Good evening to all of you. Myself Priyanka Kala, a teacher from केंद्रीय विद्यालय संगठन. डियर पेरेंट्स, आप सभी को पता है कि इस साल का 2023 का केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए आवेदन के लिए फॉर्म निकल चुका है और रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है. तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो किन छोटी छोटी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा. डियर पेरेंट्स, ऐसा ना हो कि 20 अप्रैल को जब लॉटरी निकलती है यानी कि फर्स्ट लिस्ट निकलती है तब आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट रखना आप अपने पास भूल जाएं कि वेरिफिकेशन के टाइम वो छोटी सी गलती इतनी बड़ी हो जाए कि बच्चे का एडमिशन रुक जाए. तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं स्वयं केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षिका हूं, तो मैं आप सबको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने चाहिए और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास पहले से ही तैयार रखना होगा, जिससे कि आपके बच्चे का एडमिशन निरस्त ना हो. तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए. तो सबसे पहले बात करेंगे हम शेड्यूल की. तो देखेंगे एडमिशन का शेड्यूल, एडवर्टाइजमेंट जो कि 25 मार्च को आया था. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2023. अच्छा, 17 अप्रैल को जब रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे उसके बाद आएगा लॉटरी की डेट. देखो लॉटरी डेट क्या होती है कि जैसे पुराने ज़माने में, पुराने समय में आपने देखा होगा कि एक बॉक्स होता था, उसमें बहुत सारी पर्चियाँ होती थी, पर्चियाँ उठाई जाती थी, किसी की भी पर्ची उठ सकती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. अब जो लॉटरी होती है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती है. कंप्यूटर के हिसाब से ही उसमें लॉटरी निकाली जाती है, जो कि यूट्यूब में लाइव किया जाता है हर स्कूल के द्वारा. तो देखिए कंप्यूटर के द्वारा जो ये लॉटरी निकाली जाएगी उसकी तारीख है आपकी 20 अप्रैल 2023, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट एडमिशन की आएगी वो आएगी 20 तारीख को. एडमिशन 21 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी कि पेरेंट्स को बुलाना स्टार्ट हो जाएगा. उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है. जिसका नाम आता है सिलेक्शन लिस्ट में. देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है. उसमें सिर्फ आपको रजिस्टर करना है, अपने आप को अप्लाई करना है. बाकी वो सब आपकी लॉटरी पे डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे का उसमें नाम आया है या नहीं है. उसके बाद अगर फर्स्ट लिस्ट के बाद एडमिशन पूरे नहीं हो पाते हैं स्कूल में, तो उसके बाद उसमें निकाली जाती है सेकंड लिस्ट, जो कि 28 अप्रैल 2023 को निकलेगी. और अगर फिर भी एडमिशन पूरे ना हो पाए तो थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी, जो कि 4 मई 2023 को निकलती है. और ये सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके स्कूल्स हैं क्लास फर्स्ट वाले, तो वहाँ सब जगह यही आपका शेड्यूल फॉलो होगा. तो पेरेंट्स, अब हैं इसमें कुछ आवश्यक बातें, इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग. फॉर्म फिलिंग के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर बच्चे का एडमिशन का नाम आ जाता है लॉटरी में, तब आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने साथ लेकर जाना है. सबसे पहले बच्चे की एज 6 साल से 8 साल के बीच में होनी चाहिए. और ये एज जो है आपकी 31 मार्च 2023 तक में गणना की जाएगी विद्यालय स्तर के द्वारा. यानी कि आपके बच्चे का जो एज है वो 31 मार्च 2015 के बाद और 31 मार्च 2017 से पहले की होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसमें पेरेंट्स की कैटेगरी. आप ध्यान से देखते होंगे कि उसमें कैटेगरी पूछी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी कैटेगरी के आप हैं. तो ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं केंद्रीय कर्मचारी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब. जितने आर्मी सेक्टर्स होते हैं वो सब केंद्रीय कर्मचारी आते हैं, और ये सरकारी जॉब होती है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी. सेकंड नंबर में आता है ऑटोनॉमस बॉडीज, और दूसरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है. और देखिए ऑटोनॉमस बॉडी या PSU किन्हें कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के सेक्टर, जिस बॉडीज़ में गवर्नमेंट के जो शेयर हैं वो 51% से ज़्यादा होते हैं. थर्ड में आता है आपके राज्य कर्मचारी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वाले
अभिभावकों के बच्चे, वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी फोर्थ में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, वो फोर्थ कैटेगरी में आएंगी। और फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं प्राइवेट जॉब। अगर आप पेरेंट्स, अभिभावक, आप प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं पे, तो आपका बच्चा ध्यान रखिएगा कैटेगरी 5 में आइएगा। तो क्योंकि अधिकतर प्राइवेट जॉब के पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो अपने आप को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में मान लेते हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी सरकारी संस्था में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सरकारी संस्था में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, संविदा में काम कर रहे हैं, तब भी आप सरकारी नहीं माने जाएंगे। संविदा भी एक तरह से आप प्राइवेट ही उसमें आते हैं, फिर भी आप कैटेगरी 5 में ही आएंगे। नेक्स्ट होती है इसमें पेरेंट्स कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी SC मतलब अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग। जो उपरोक्त कैटेगरीज में नहीं आते हैं वो सभी सामान्य वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है RTE। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार किसको दिया गया है? 2009 के अधिनियम के द्वारा RTE में कौन अभिभावक अपने बच्चे को RTE में अप्लाई करवा सकते हैं? जो अभिभावक SC में आते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट, उसके बाद ST में आता है यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब में, या फिर जो OBC NCL यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हीं का बच्चा SC ST या OBC NCL में जो पेरेंट्स आते हैं उन्हीं का बच्चा RTE में आता है। RTE मतलब इसके अगर आपके बच्चे का नाम RTE में आ जाता है तो पेरेंट्स याद रखिएगा आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी जब तक आपका बच्चा RTE में है। और यानी कि ये याद रखिएगा ये क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक ही RTE का नियम लगता है, 9th के बाद RTE का नियम नहीं लगता है। अच्छा, SC का बच्चा तो RTE में आ जाएगा, ST का बच्चा भी RTE में आ जाएगा। लेकिन OBC में भी दो कैटेगरीज होती हैं, OBC CL और OBC NCL। OBC NCL RTE में आने के लिए आपको OBC NCL में आना जरूरी है, यानी कि पिता या माता जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी जरूरी है, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ध्यान रखिएगा OBC क्रीमी लेयर वाले अभिभावक RTE में नहीं आएंगे। OBC सोच के आप RTE में अप्लाई मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है, बाद में आपका निरस्त हो जाएगा एडमिशन। तो सिर्फ SC ST OBC NCL के अभिभावक ही ध्यान दें, आप ही RTE में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से इसका मिलेगा? आप अपने पास पहले से ही अपना भी और अपने बच्चे का दोनों का ही सर्टिफिकेट, जो कि आपके ज़िले की म्यूनसिपालिटी है वहाँ से आप इसका सर्टिफिकेट पहले से बनवा कर रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है सिंगल गर्ल चाइल्ड। देखिए सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेकर आप सभी अभिभावकों पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। आप लोग सोचते हैं आपकी एक लड़की हो, ऐसा नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है एकमात्र संतान, यानी कि आपका सिर्फ एक बच्चा है। मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान दें, अभिभावक वो ही सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनका एक बच्चा हो और वो बच्चा भी एक लड़की हो, यानी कि उस बच्चे को सिंगल गर्ल चाइल्ड माना जाएगा जिसका कोई भी भाई या बहन ना हो। इसके लिए कई बार अभिभावक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक इसमें गलत अप्लाई कर देते हैं। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? आपका एक ही बच्चा होना चाहिए और वो बच्चा भी गर्ल होनी चाहिए। अच्छा, इसका सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स। इसका सर्टिफिकेट इश्यू होता है फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि फर्स्ट क्लास DM के द्वारा आप इसका सर्टिफिकेट बनवा कर लाएंगे, तभी आप सिंगल गर्ल चाइल्ड माने जाएंगे। ध्यान रखना, इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है DA यानी कि डिफरेंटली एबल्ड। अगर आपका बच्चा किसी भी तरह से हैंडीकैप है तो वो डिफरेंटली एबल्ड में आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं पेरेंट्स। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से आपको लेकर आना है? आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जन या रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिफाइंड है, वहाँ से आप इसका सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास पहले से ही रख लीजिए एडमिशन से पहले। तो पेरेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आ जाता है, इन केस 20 अप्रैल को जो लॉटरी निकाली जाएगी उसमें आपके बच्चे का नाम आ जाता है
सेलेक्टेड लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाता है, क्योंकि उसमें वेटिंग भी निकाली जाती है। वेटिंग को आप ध्यान मत दीजिएगा। अगर सिलेक्शन में आपका नाम आ जाता है तो आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा स्कूल की ओर से। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाएंगे? पहला है जन्म प्रमाण पत्र, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी इसकी लेके जाएंगे, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। और उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में आपको एज तो पहले ही मैंने बता दी है, 6 साल और 8 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा है, अगर आप SC ST OBC या OBC NCL में आते हैं तो बच्चे का भी सर्टिफिकेट रखिए अपने पास, और बच्चे के पिता का भी सर्टिफिकेट रखना है। याद रखिएगा, OBC NCL में मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे के पिता का NCL सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और OBC NCL में कौन आएगा? मैंने अभी बताया, ऐसे पिता जिनकी माता या पिता जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, वो OBC NCL में आएंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने आपको इसमें पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। RTE के लिए आपके बच्चे का SC ST या OBC NCL होना जरूरी है। OBC क्रीमी लेयर वाले RTE में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, आपको जो सर्टिफिकेट अपने पास लेके रखना है, अगर आप EWS में आ रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड में आ रहे हैं, या डिफरेंटली एबल्ड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आधार कार्ड। ये बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है। आप अपना आधार कार्ड का आपका आधार कार्ड का कोई यूज़ नहीं है, बच्चे का आधार कार्ड रखिए। बच्चे का ओरिजिनल ब्लड ग्रुप करवा के रखिए। ब्लड सर्टिफिकेट उसका आपके पास में होना चाहिए। ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, वो स्कूल में मांगा जाता है। नेक्स्ट आता है एड्रेस प्रूफ, यानी कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो अगर आप रेंट में रह रहे हैं तो आपके पास आपका किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट बनवा के रखिए पहले से। दूसरा है, बिजली पानी का बिल आपके पास होना चाहिए। साथ में आप राशन कार्ड लेके रखिए। और अगर आपका अपना मकान है तो आप अपने मकान के कागज इसमें अपने पास लेके रखिएगा। ये सभी सर्टिफिकेट कागज डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो पेरेंट्स कैटेगरी 1st, 2nd, 3rd और 4th में आ रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर पेरेंट्स, आपके पास आपका सर्विस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अच्छा, सर्विस सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखना जरूरी है? इट मस्ट शोइंग नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 सालों में आपके कहाँ ट्रांसफर्स हुए हैं, इसमें आप ये मेंशन करके रखिएगा। दूसरी है, ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय HOD, यानी कि आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपके ऑफिस के जो भी अधिकारी हैं, आप उनसे सर्टिफिकेट लेके रखिएगा कि आप उनके ऑफिस के परमानेंट एम्प्लॉय हैं। पिछले 7 सालों में आपके कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। साथ में आपकी सैलरी स्लिप आती होगी, आप सैलरी स्लिप लेके चलिएगा। साथ में अपना पैन कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स डियर पेरेंट्स आप सब के लिए जो भी एप्लीकेबल है, आप उन सभी को अपने पास लेके रखिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट कि आपके बच्चे का नाम इसमें इजीली आ जाए और आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।